आदाब अर्ज़ है एडीएन उर्दू ख़बरनामे में आपका खैर मक़दम। नाजरीन, मैं हूं मसरत पटेल। ख़बरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। शिवसेना बीजेपी की सियासी दुश्मनी मारपीट तक जा पहुंची। शिवसेना के राजेंद्र जंजाल पर बीजेपी के गजानन केंद्रे की पिटाई करने का इल्जाम, शिवसेना ने की तरदीद। रियासती वजीर की नाअहली से तबाह हो रहा है तालीमी निज़ाम। वर्षा गायकवाड़ को ओहदे से हटाने के लिए इंग्लिश स्कूलों ने शुरू की तहरीक। कचरा सफाई में लापरवाही पर फूटा एमआईएम का गुस्सा, घन कचरा प्रोजेक्ट के दफ्तर को लगाया कुफल। और डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन अनिल साबड़े ने कहा, फीस के लिए सख्ती करने वाले स्कूलों पर होगी सख्त कार्रवाई। अब खबरें तफसील से। एक दूसरे के कट्टर सियासी हरीफ शिवसेना और बीजेपी की सियासी लड़ाई अब तशद्दुद का रुख इख्तियार कर रही है। शिवसेना के लीडर राजेंद्र जंजाल पर बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी के अगवा और मारपीट का इल्ज़ाम लगाया गया, जबकि शिवसेना ने इल्ज़ाम की तरदीद करते हुए उसे बीजेपी की साजिश करार दिया। वाकई के पस मंजर के मुताबिक बीजेपी के शहर जनरल सेक्रेटरी गोविंद केंद्रे और शिवसेना के सेक्रेटरी राजेंद्र जंजाल आज दोपहर गाड़खेड़ा के टीका अंदाजी सेंटर में एक दूसरे के सामने आ गए। ये दोनों कट्टर सियासी पार्टियों से ताल्लुक रखते हैं। इसके अलावा कॉरपोरेशन इलेक्शन में भी ये दोनों एक दूसरे के हरीफ हो सकते हैं। ये सियासी रकाबत रंग लाई। टीका सेंटर में दोनों के दरमियान लफ्जी झड़प हो गई। गोविंद केंद्रे ने इल्जाम लगाया कि बहस के बाद राजेंद्र जंजाल उन्हें अपनी गाड़ी में जबरदस्ती बिठाकर रियासती वजीर संदीपान भूमरे के ऑफिस ले गया, जहां उसने अपने कुछ साथियों को बुलाकर गजानन केंद्रे की जबरदस्त पिटाई कर दी, जिसमें गजानन शदीद जख्मी हो गया। उसे सिग्मा अस्पताल में शरीक किया गया है। इस वाक़े की खबर फैलते ही बीजेपी के कुछ लीडर और वर्कर जवाहर नगर पुलिस थाना पहुंच गए। उन्होंने राजेंद्र जंजाल और उसके साथियों के खिलाफ तहरीरी शिकायत पेश करके एफआईआर दर्ज करने का मुतालिबा किया। इस दरमियान राजेंद्र जंजाल ने मारपीट के इल्जाम की तरदीद करते हुए कहा कि गजानन केंद्रे टीका सेंटर पर मनमानी और टीकों की कालाबाजारी कर रहा था। इसी बात पर दोनों में बहस हो गई थी। आपल्याला माहिती आहे की पूर्ण महाराष्ट्रात नाही तर देशामध्ये कोरोनाचं लस देण्याचं काम या ठिकाणी चालू आहे आणि ज्या आरोग्य केंद्रावर लस दिली जाते त्या आरोग्य केंद्रावर सकाळी सगळ्या नागरिकांना टोकन दिले जातात आणि त्या टोकनप्रमाणे प्रत्येक नागरिकाला लस दिली जाते। आम्हाला अनेक दिवसापासून नागरिकांच्या तक्रारी अशा होत्या की विजयनगरचं जे आरोग्य केंद्र आहे त्या आरोग्य केंद्रावर टोकन वाटत असताना टोकन क्रमांक 1 ते 20 पर्यंतचे 20 टोकन कोणीतरी घेऊन जात आहे आणि 20च्या नंतर जे लोक सकाळपासून लाईनीमध्ये उभे रागेमध्ये उभे त्या लोकांना 20 नंबरच्या नंतरचे टोकन दिले जातात। त्याची शहानिशा करण्यासाठी आमचे पदाधिकारी त्या ठिकाणी गेले असता त्यांच्या लक्षात आलं की त्या परिसराचे भारतीय जनता पार्टीच्या नगरसेविकेचे पती सकाळीच येऊन 20 टोकन तिथून घेऊन जातात आणि ते त्यांच्या पदाधिकाऱ्याला, त्यांच्या कार्यकर्त्याला, त्यांच्या नातेवाईकाला ते देतात। आम्ही त्याचा जाब तिथल्या अधिकाऱ्यांना विचारला आणि जाब विचारत असतानाच नगरसेवक पती जे आहेत गोविंद केंद्रे त्यांनी आमच्या कार्यकर्त्यासोबत हुज्जत घातली आणि जेव्हा त्यांच्या लक्षात आलं की आता आपण पकडले गेलो तर त्यांनी त्या ठिकाणी चक्कर आल्याचं नाटक केलं आणि त्यांना आम्ही दवाखान्यात ॲडमिट केल्यानंतर त्यांनी आमच्या विरोधात खोटी तक्रार दिलेली आहे की यांनी आम्हाला घेऊन जाऊन आमच्या खिशातून 10,000 रुपये काढून घेतले आणि आम्हाला मारहाण केली। ही आमची नक्कीच संस्कृती नाही आहे, आमची परंपरा नाही आहे। आम्ही शिवसैनिक आहोत आणि ज्या ज्या ठिकाणी सर्वसामान्याच्या हक्कासाठी आम्हाला लढावं लागेल त्याच्याशी लढायची आमची तयारी आहे। आम्ही सर्वसामान्यांना अशाच पद्धतीने या ठिकाणी न्याय देत राहणार आणि जी शासनाची लस आहे ती सर्वसामान्य लोकांनाच मिळणार। शिवसेना के तर्जुमान नेज एमएलसी अंबादास दानवे ने गुंडागर्दी के इल्जामात की तरदीद करते हुए कहा कि शिवसैनिक भी इस तरह का काम नहीं करेंगे। शिवसेना को बदनाम करने के लिए ये बीजेपी की साजिश है। शिवसेनेच्या काही पदाधिकाऱ्यावर भारतीय जनता पार्टीच्या माध्यमातून मारहाणीचे खोटे आरोप केले जात आहेत। विशेषतः युवा सेनेचे राजू जंजाळ व त्यांच्या सहकार्यावर हे आरोप होत आहेत आणि पोलिसांवर सुद्धा दबाव आणण्याचा प्रयत्न होत आहे। घटना अशी की एक व्हॅक्सिनेशन सेंटर संभाजीनगर महानगरपालिकेचं आहे आणि भारतीय जनता पार्टीचा हा पदाधिकारी या ठिकाणी जाऊन सकाळी सगळे टोकन घ्यायचा, टोकन सिस्टीम संभाजीनगर केली
आणि नंतर जे कोणी येणार त्यांना भारतीय जनता पार्टीच्या वतीनं लस देण्यात येत आहे. मग मोदींचं नाव, आणखी कोणाकोणाचं नाव, अशा पद्धतीने खोट्या पद्धतीनं मला वाटतं लसीकरणाचं राजकीयकरण काही ठिकाणी केलं जात होतं. एका नागरिकाला ते आवडलं नाही. त्यांनी सांगितलं असं पार्टी लस असेल तर मी नाही घेत. त्यांनी आला एका शिवसैनिकाकडे, त्याला निरोप दिला. मग शिवसैनिकांनी जाऊन त्याचा जाब विचारला आणि मग या जाब विचारल्यानंतर जे भारतीय जनता पार्टीतले केंद्रे नावाचे कार्यकर्ते यांना मला असं वाटतं की थोडंसं चक्कर आली असेल, पडले असेल आणि त्याच्यातून असा आरोप केला जातो की शिवसैनिकांनी मारहाण केली. शिवसैनिकांनी मारहाण शिवसैनिक करू शकत नाही असं मी मुळीच म्हणतो. शिवसैनिक नक्की मारहाण करू शकतो, पण आता तसं काही कारण नव्हतं. आणि म्हणून खोटं जर कारणाने जर अशा पण आरोप भारतीय जनता पार्टी करत असेल तर हे चुकीचं. शिवसैनिकाला अशा कई साध्या सुध्या लोगों मारहाण करने की जरूरत। रियासती वजीर तालीम वर्षा गायकवाड़ की नाअहली से रियासत में निज़ाम तालीम बर्बाद हो चुका है, इसलिए इन्हें फ़ौरन इस अहम जिम्मेदारी से हटाया जाए। ये मुतालिबा आज अंग्रेज़ी स्कूलों के जिम्मेदारों की नुमाइंदा तंजीम मेस्टा ने वज़ीर आला उद्धव ठाकरे से किया। महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ट्रस्टीज एसोसिएशन ने आज डिविजनल कमिश्नर सुनील केंद्रेकर को एक मेमोरेंडम पेश किया। एसोसिएशन का कहना है कि हक़ तालीम कानून के तहत गरीब बच्चों को तालीम देने के लिए इंग्लिश स्कूलों ने हुकूमत की हिदायत पर दाखिले दिए थे, लेकिन 11 साल गुजरने के बाद भी हुकूमत ने उन बच्चों की फीस अदा नहीं की। इसी तरह एक तरफ हुकूमत लॉकडाउन में स्कूल बंद रखने का हुक्म जारी करती है, फीस में सहूलत देने के लिए अहकामात दिए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ स्कूलों से सख्ती से टैक्स वसूल किए जा रहे हैं। मीस्टा का कहना है कि वज़ीर तालीम की नाअहली से न सिर्फ तलबा का तालीमी नुकसान हुआ है, बल्कि तालीमी इदारों को भी संगीन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए वज़ीर आला उद्धव ठाकरे फौरी तौर पर वज़ीर तालीम वर्षा गायकवाड़ से वज़ारत तालीम का कलमदान वापस लें, या फिर वर्षा गायकवाड़ खुद अपनी नाअहली को तस्लीम करके अपने ओहदे से इस्तीफा दे। वफ्द में नामदेव दलवी, सुनील मरकड़, सुदाम देवरे, अर्चना अहिरे, अरुण सालुंके, सुरेश वाकचोरे, संतोष पाटनी, दिलीप राव काड़े और NK सोनूने वगैरह मौजूद थे। 2012 नंतर महाराष्ट्रात सगळीकडे प्रवेश झाले। 2019 पर्यंत एकही असा जिल्हा नाही ज्या जिल्ह्यामध्ये RTEचे 25% अनुदान सरकारने आतापर्यंत शाळेच्या खात्यावरती दिलं नाही। त्याच्यामुळे सगळ्या कोविडच्याच कालखंडामध्ये आज एकीकडे विद्यार्थ्यांचं उत्पन्न, पालकांचं उत्पन्न बुडालेलं आहे, म्हणून फीस भरायला पैसे नाहीत। पण सरकारने मागील 8-10 वर्षापासून राईट टू एज्युकेशन नावाचा जो कायदा आहे, ज्यांचे 25% प्रवेशाची फीस सरकार इंग्रजी शाळेला देतं, ते आत्तापर्यंत दिलेलं नाहीत। म्हणून महाराष्ट्र इंग्रजी शाळा संस्थाचालक संघटनेनं 15 ऑगस्टपर्यंत महाराष्ट्राच्या प्रत्येक जिल्ह्यांमध्ये सध्याच्या ज्या सन्माननीय शिक्षण मंत्री आहेत त्यांना हटवा आणि शिक्षणाला न्याय द्या, ही भूमिका घ्यायला आम्ही आता सुरुवात केलेली आहे। म्हणून संपूर्ण महाराष्ट्रभर हे आंदोलन शिक्षण मंत्री हटाव ही भूमिका घेऊन इंग्रजी शाळेला न्याय मिळावा, हीच आमची रास्त मागणी आहे। आमची ही मागणी आहे की मागच्या 16 मार्च 2020 पासून जर आमच्या शाळा सुरू नाही आहेत तर आमच्या शाळा जिथे भरतात तो मनपाचा ग्रामपंचायतीचा जो टॅक्सेस आहे तो टॅक्स आम्हाला संपूर्ण माफ करण्यात यावा, ही आमची रास्त मागणी आहे। दुसरी गोष्ट, मागील RTEचा परतावा द्यावा। तिसरी मागणी अशी आहे की ग्रामीण भागामध्ये शाळा सुरू करण्यासाठी जे आता सरपंच आम्हाला प्रचंड त्रास देत आहे शाळा चालू करण्यासाठी, तर ग्रामीण भागामधल्या संपूर्ण शाळा सुरू करण्यासाठी शासनाने सुद्धा मदत करावी। धन्यवाद। कचरे के मामले पर बरहम MIM के कॉरपोरेटर्स ने आज सेंट्रल नाके पर वाक़े घन कचरा प्रोजेक्ट के दफ्तर पर खुफल लगा दिया। MIM ने इंतबाह दिया कि 24 घंटे के अंदर कचरा उठाने का नज़्म दुरुस्त नहीं किया गया तो शहर का कचरा म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर की रिहाइशगाह पर डाला जाएगा। कुछ दिनों पहले ही मनसे ने पानी के मसले पर एहतजाज करते हुए म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर की सरकारी रिहाइशगाह का नल कनेक्शन काट दिया था। अब MIM ने इंतबाह दिया कि कदीम शहर में कचरा उठाने का निज़ाम दुरुस्त नहीं किया गया तो शहर का कचरा उठाकर म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर की रिहाइशगाह पर डाला जाएगा। कदीम शहर के महलों में कचरा उठाने पे लापरवाही बरती जा रही है। रेड्डी कंपनी मनमानी काम कर रही है।
किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं, जबकि म्युनिसिपल अफसरान भी इसके खिलाफ कोई कदम उठाने के लिए तैयार नहीं, जिससे कदीम शहर में कचरे के ढेर बढ़ते जा रहे हैं। बार बार शिकायतों के बाद भी कोई कार्रवाई न होने पर MIM के कॉर्पोरेटर्स सेंट्रल नाके पर घन कचरा प्रोजेक्ट के दफ्तर पहुंच गए और दफ्तर को कुफल लगा दिया। MIM के कॉर्पोरेटर यहां काफी देर हंगामा करते रहे। ADN से बात करते हुए नासिर सिद्दीकी और शेख अहमद ने कहा कि कॉरपोरेशन, इंतजामिया और रेड्डी कंपनी कुछ मखसूस वार्डों में काम नहीं कर रही। अगर 24 घंटों में कचरा उठाने का निजाम दुरुस्त नहीं किया गया तो MIM शहर का कचरा उठाकर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर की रिहाइश गाह पर डालेगी। इनका कहना है कि ये शहर स्मार्ट सिटी नहीं बल्कि कचरा सिटी बन चुका है। काही महिन्यांनी जेव्हापासून या रड्डी कंपनीने कचरा उचलण्याचा, कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याचा, प्रोसेस करण्याचा काम हाती घेतलेला आहे, तो काम कधीच प्रॉपर मार्गाने जे आहे तर झालेला नाही आहे। प्रत्येक वार्डात 4-4, 5-5 दिवस, 8-8 दिवस जे आहे तर कचरा उचलण्यात येत नाही। कारणीभूत आम्हाला असं वाटतं की याच्या मागे प्रशासन आणि प्रशासकीय महानगरपालिकेचे अधिकारी आहेत। काही ना काही त्यांचा साठालोटा आहे, काही ना काही देणं घेणं त्यांच्यामध्ये आहे, त्याच्यामुळे वर्चस्व त्यांच्यावरती राहिलेला नाही आहे। त्यामुळे रेड्डी कंपनी वारंवार जी आहे आपले मनमानी करते, कोणाचं ऐकायला तयार नाही आहे। सतत लोकप्रतिनिधी जे आहे मॅक्झिमम या झोन क्रमांक 3 मध्ये MIMचे 12 नगरसेवक येतात। प्रत्येक जाणून बुजून जे आहे ही पार्शलिटी अल्पसंख्याक आणि सलम भागामध्ये जे आहे तर प्रशासनाच्या वतीने करण्यात येत आहे। वारंवार त्यांना तंबी करून, वारंवार त्यांना इंटिमेशन देऊनही प्रशासनाने काही ज्याची दखल घेतलेली नाहीये। रेड्डी कंपनी तो कोणाचे फोनच उचलत नाही। आज तर हद केलेली आहे की अधिकाऱ्यांचे फोन उचलत नाही आणि फोन बंद करून ठेवलेला आहे। औरंगाबाद कचरा सिटी झालेला आहे, स्मार्ट सिटी नाही झाला आणि याला जर प्रशासनाने गंभीरतेने नाही घेतला, जसं आमचे माजी जिल्हा अध्यक्ष शेख अहमद साहेबांनी सांगितलं 24 तासाचा आम्ही अल्टिमेटम दिलेला आहे। जर 24 तासात हे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह नाही झाला तर कमिशनरच्या बंगल्यावर आम्ही सगळे जाऊन तिथे कचरा टाकणार तर टाकणार। आणि दुसरी गोष्ट अशी की हे रड्डी कंपनीला आमच्या महानगरपालिकेने त्याच्या स्वतःचे रिक्षे आणायचं सांगितले होते। आजपासून ते पासिंगलाच उभे आहेत तिथे, कधी येणार काही नाही। महानगरपालिकेचे जे रिक्षे होते त्याच्यावरच काम चालू आहे, म्हणजे कुठे ना कुठे कमीशन घेता देता आणि हे काम चालवत आहे। इस वाक़े के बाद मीडिया से बात करते हुए घन कचरा प्रोजेक्ट के इंचार्ज ऑफिसर नंदकिशोर भोंबे ने कहा कि MIM की शिकायत पर फौरी कार्रवाई की जाएगी और साफ सफाई व कचरा उठाने के निज़ाम को दुरुस्त किया जाएगा। नासिर भाई त्यांच्यासोबतचे सर्व लोक आले, चर्चा केली। वाढवाईत जे काही गाड्यांचे प्रॉब्लेम आहेत, त्यानंतर काही गाड्या खराब झाल्याबद्दल त्यांनी ज्या काही सूचना केल्या, लेबर वाढवून देण्याबद्दल काही सूचना केल्या। त्यानंतर कचरा कमर्शियल व्हेकल्स वगैरे वाढवून त्यानंतर प्रत्येक हाऊसवर 2 वाजेपर्यंत कचरा कलेक्शन झालं पाहिजे याच्याबद्दल त्यांनी काही सूचना केल्या। त्या सर्वांच्या सूचनांचा विचार करून एक 4-5 दिवसामध्ये आपण बऱ्याचशा गाड्या ज्या खराब झालेल्या असतात त्याचं प्रत्येक मी वार्ड-वाइज मीटिंग घेऊन प्रत्येक जवान याची चर्चा करून औरंगाबाद डिवीजन के 5 अजला में तमाम स्कूलों को मुतला किया गया है कि वो फीस के मामले में तलबा और सरपरस्तों को हरासा न करे और उनका तालीमी सिलसिला जारी रखे। ये बात आज डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन अनिल साबड़े ने ADN से बात करते हुए कही। उन्होंने कहा कि जिन स्कूलों के खिलाफ ऐसी शिकायतें आएंगी इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपल्या औरंगाबाद विभागामध्ये जवळपास 5 जिल्हे येतात, औरंगाबाद, जालना, परभणी, हिंगोली आणि बीड। तर या 5 जिल्ह्यापैकी आपल्याकडे औरंगाबाद जिल्ह्यातल्या 4-5 शाळांच्या कंप्लेंट्स आपल्याकडे त्या ठिकाणी होत्या। पालक आपल्याकडे वारंवार त्या ठिकाणी यायचे आणि आपण शाळांना देखील असं ज्या शाळांच्या कंप्लेंट होत्या, उदाहरणार्थ वुडरेज असेल, जैन इंटरनॅशनल असेल, अशा शाळांना आपण पत्र पाठवून सुद्धा सांगितलं होतं की कुठल्याही मुलाचं आपण ऑनलाईन एज्युकेशन बंद करू नका। त्यांचं जे काही ऑनलाईन मूल्यमापन असेल किंवा त्यांना LC मागत असतील पालक, त्यांना त्वरित LC द्या। रिपोर्ट कार्ड दिले नसेल तर त्यांना रिपोर्ट कार्ड द्या आणि केवळ फीस भरली नाही म्हणून त्या मुलांचं शिक्षण बंद करू नका, अशा प्रकारच्या आपण लेखी सूचना या ठराविक शाळांना दिल्या होत्या। त्याचबरोबर विभागातले जेवढे काही 5 जिल्हे आहेत त्या 5 जिल्ह्याच्या शिक्षणाधिकाऱ्यांना आणि मुख्याध्यापकांना उद्देशून देखील आपण असं एक कॉमन पत्र निर्गमित केलं होतं आणि त्यामध्ये सुद्धा आपण असं म्हटलं होतं की विद्यार्थ्यांचं शिक्षण महत्त्वाचं आहे आणि केवळ फी भरली नाही म्हणून कुठल्याही विद्यार्थ्यांचं नुकसान होईल असं म्हणजे याची दक्षता होणार नाही, याची दक्षता आपण सर्वांनी घ्यावी, अशा प्रकारच्या सूचना आपण दिलेल्या होत्या।
आणि अशा जे काही आता आपल्याकडे कंप्लेंट्स वगैरे येत आहेत, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ औरंगाबाद या विभागाचे जे विभागीय अध्यक्ष असतात त्यांच्या अध्यक्षतेखालीसुद्धा एक 26 फेब्रुवारी 2020च्या शासन निर्णयान्वये फी रिलेटेड जे काही तक्रारी असतात तर त्या तक्रारी निवारणासाठी एक कमिटी असते. त्या कमिटीचं आमचं गठन झालेलं आहे आणि 2 शाळांच्या सुनावण्या पण मागच्या 29 जून रोजी त्या ठिकाणी झालेल्या आहेत आणि माननीय अध्यक्ष यांनी निर्णय देखील पारित केलेले आहे. त्या निर्णयाचा सारांश देखील असाच आहे की पालकांनी फी भरण्यासाठी सहकार्य करावं, परंतु त्याचबरोबर शाळांनी विद्यार्थ्यांवर कुठल्याही प्रकारची ॲक्शन घेऊ नये, प्रतिकूल परिणाम होईल त्याच्या शिक्षणावर, अशा प्रकारचा त्यांनी निर्णय घेऊ नये असं शाळांना देखील दोन्ही शाळांना त्या ठिकाणी कळवलेलं आहे. प्रधानमंत्री आवास योजना और रमाई घरकुल योजना के मामले पर लोक विकास परिषद ने म्यूनिसिपल इंतजामिया से मुतालबा किया कि गरीबों के लिए मकान की स्कीम पर फौरी काम शुरू किया जाए, वरना परिषद की जानिब से आंदोलन शुरू किया जाएगा। लोक विकास परिषद के एक वफ्द ने आज एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर बीबी नैमाने से मुलाकात की। वफ्द ने मुतालबा किया कि प्रधानमंत्री आवास योजना और रमाई घरकुल योजना का काम कॉरपोरेशन की मारिफत किया जा रहा है। तकरीबन 4 साल पहले कॉरपोरेशन ने ऑनलाइन फॉर्म मंगाए थे, जिसमें 80,554 अफराद ने फॉर्म दाखिल किए। इनके सर्वे का काम आर्क एजेंसी और सीमा कंसल्टेंसी को सौंपा गया। आर्क एजेंसी ने कोई काम नहीं किया। 6 महीने पहले कॉरपोरेशन ने आर्क एजेंसी को काम से हटा दिया, लेकिन दूसरी कोई एजेंसी मुकर्रर नहीं की। वफ्द ने मुतालिबा किया कि सर्वे का काम फौरी शुरू किया जाए, वरना लोक विकास परिषद की जानिब से कॉरपोरेशन के सामने रास्ता रोको आंदोलन शुरू किया जाएगा। वफ्द में परिषद के सदर सैयद अब्दुल वहीद, हाफिज मुश्ताक, सचिन गाड़े, मधुकर ढेपे, जावेद चाउश, शेख मोहसिन, गौतम मकासरे, शरद ससाने और सुधाकर भूसे वगैरह मौजूद थे। 3 साल से औरंगाबाद में पंतप्रधान आवास योजना की अमल बजावनी नहीं हुई। लोगों से ऑनलाइन फॉर्म भरकर लिए गए। 80,554 ऑनलाइन फॉर्म लोगों से भरकर लिए गए। महानगर पालिका के कमिश्नर के गलती की वजह से, इनके दुर्लक्षपने की वजह से आज तक सर्वे भी नहीं हो पाया है। हम महानगर पालिका आयुक्त से ये डिमांड करते हैं कि जो 80,554 लोगों का ऑनलाइन फॉर्म भरा गया है, जिनका सिलेक्शन हुआ है, उनका तुरंत सर्वे किया जाए और उनको योजना का लाभ दिया जाए। अगर उनको जितने भी पंतप्रधान योजना के लाभार्थी हैं उनको लाभ नहीं मिलता तो लोक विकास परिषद अपने अंदाज में अब यहाँ से आगे आंदोलन करेगी। दूसरी बात ये है कि रमाई आवास योजना ये जो औरंगाबाद में चलाई जा रही है, तो इसमें जो लाभार्थी है इनसे फॉर्म बॉन्ड लिख कर लिया जाता है कि हमारे पास बजट नहीं है, बजट आएगा तब आपको हम आपके अकाउंट में पैसा दे देंगे। आप अभी आपके पास से पैसा खर्चा करके जो है तो अपना घर बनाइए। तो ये इस तरह की पॉलिसी की वजह से लोगों के पास पैसा नहीं है। अगर लोगों के पास 2 लाख 2.5 लाख रुपए ऑलरेडी रहेंगे तो फिर ये कॉरपोरेशन को, सरकार को भी क्यों मांगेंगे। कारगिल यौम फतह के मौके पर आज एनसीसी महाराष्ट्र बटालियन और साइकिल फाउंडेशन की जानिब से मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक़िद करके कारगिल जंग के शहीदों को खिराज अक़ीदत पेश किया गया। साइकिल फाउंडेशन ने कारगिल फतेह दिन के मौके पर आज सुबह मुंडा नाका से बाबा पेट्रोल पंप पर वाक़े शहीद जवान स्मारक तक साइकिल रैली निकाली। इस रैली में डॉक्टर प्रशांत महाले, डॉक्टर विजय व्यवहारे, अनंत ढोले, शीतल प्रभा मोरे, ममता सराफ, अरुण गावंडे और कसीर तादाद में फाउंडेशन के मेंबरान ने शिरकत की। एनसीसी महाराष्ट्र बटालियन ने भी आज कारगिल स्मृति वन में एक प्रोग्राम मुनाकिद किया, जिसमें मेंबर असेंबली अतुल सावे, कैप्टन सुरेंद्र सुरवे वगैरह ने शिरकत की। कैप्टन सुरवे ने कहा कि जंग में फौजी की मौत फख्र की बात है। लोग अपने बच्चों को फौज में शामिल करने से हिचकिचाते हैं। जंग और खूनरेजी का मतलब मौत नहीं है। इसके बरखिलाफ हमें ये सोचना चाहिए कि हमारी जिंदगी मुल्क व कौम की हिफाजत के लिए काम आए। जिंदगी का इससे बड़ा कोई मकसद नहीं हो सकता। प्रोग्राम में एनसीसी के कैडेट और शहरियान कसीर तादाद में शरीक थे। 1967 साली मी ज्यावेळेला SSB इंटरव्ह्यू करता गेलो होतो त्यावेळेला सबंध भारतातून 4 लाख कॅन्डिडेट्स हे इंटरव्ह्यू करता आले होते
आणि आम्ही 300 लोक फक्त सिलेक्ट झालो होतो 4 लाखामध्ये. ही परिस्थिती आहे 1967ची. आता परिस्थिती काय असेल सांगता येणं कठीण आहे. पण शेवटी तुमच्या मनामध्ये जर दृढ तुमचा कॉन्फिडन्स असेल, विश्वास असेल, तर तुम्ही सहज ह्याच्यामध्ये सक्सेस घेऊ शकता. आणि मला तुम्हाला आवर्जून सांगायचं आहे, कारण मी दोन्ही सर्व्हिसेस केल्यात. 10 वर्ष आर्मीमध्ये होतो, पाकिस्तान बॉर्डरवरती युद्ध लढलो, चायना बॉर्डरवरती 18,000 फूट उंचीवरती -40 डिग्रीला सुद्धा मी 1 वर्ष राहिलो. मित्रांनो, सिव्हिल सर्व्हिसमध्ये सुद्धा पर्यटनामध्ये मी प्रादेशिक व्यवस्थापक म्हणून पुणे, औरंगाबाद, नागपूर या ठिकाणी काम केलं. शेवटी देशासाठी काहीतरी करणं हे फार महत्त्वाचं असतं. कारगिल दिनाच्या निमित्तानं जे जवान कारगिलमध्ये शहीद झाले त्यांना नमन करण्यासाठी 50 महाराष्ट्र बटालियनचे सर्व NCC कॅडेट्स आज या ठिकाणी आले होते. एका सायकल रॅलीचं आयोजन या निमित्तानं करण्यात आलं होतं. शहरातल्या क्रीडाप्रेमी नागरिकांनी सुद्धा यामध्ये सहभाग घेतला आणि आज या ठिकाणी शहीद जवानांना नमन करण्यात आलं. आज कारगिल विजय दिवस आहे आणि आज इथे आपण सर्व सायक्लिस्ट फाउंडेशनच्या वतीने जमा झालेलो आहे. आज आपण एक सायक्लिस्ट फाउंडेशनच्या वतीनं रॅलीचं आयोजन केलेलं आहे. ही रॅली मोठा नाका फ्लायओव्हरपासून तर नगर नाका इथे शहीद जवान स्मृतीच्या ठिकाणी आपण जमा झालेलो आहे. आणि आपल्यासोबत आज NCCचे कॅन्डिडेट आणि पदाधिकारी हे पण उपस्थित आहेत. मी ॲज अ मेंबर म्हणून सायक्लिस्ट फाउंडेशनचा सर्वांना आवाहन करतो की सर्वांनी सायकल चालवली पाहिजे. ही सर्वांसाठी एक आपलं इम्युनिटी पॉवर वाढवण्यासाठी आणि आपल्या एक चांगला व्यायामाचा प्रकार आहे. खबरें और भी हैं, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद जल्द हाजिर होते हैं. आप देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़. आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं. क्या आपकी तरक्की में बाधा है? कैसे परिवार में आए खुशियाँ, कैसे दूर होगी समस्याएं? अब हर समस्या का समाधान सिर्फ एक फोन पर. जिनके किए हुए काम से देश विदेश में हजारों लोग खुशियाँ भरी जिंदगी जी रहे हैं. नौकरी, कारोबार, गृह कलेश, विदेश यात्रा, प्रेम विवाह, बंदिश बाधा, प्रॉपर्टी, रूठे को मनाना, चौकी की शक्तियों जैसी समस्याओं का समाधान सिर्फ एक फोन पर. लव मैरिज जैसी समस्याओं के विशेषज्ञ 101% तुरंत लाभ. जब अपनी बहन के कहने पर मैं बाबा अकबर खान बंगाली के पास गई तो गृह कलेश और हस्बैंड से सौतन दूर हो गई. ये बाबा का चमत्कार था. अब मैं हर समस्या के लिए बाबा की सलाह लेती हूँ. बिटिया की शादी के लिए जो भी रिश्ते आते वहीं कोई न कोई अड़चन आ जाती. पूरा परिवार परेशान था, लेकिन बाबा अकबर खान बंगाली की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू है. 2 साल पहले मेरे हस्बैंड की फैक्ट्री में आग लग गई और कंपनी लॉस में चली गई. मेरे हस्बैंड डिप्रेशन में चले गए, लेकिन बाबा अकबर खान बंगाली ने सब ठीक कर दिया. आज हमारी कंपनी भारत की नंबर 1 एक्सपोर्ट कंपनी है. मेहनत और ईमानदारी के बावजूद मैं पिछले 3 सालों से एक ही पोस्ट पे काम कर रहा था, पर बाबा अकबर खान बंगाली की दुआओं से मेरा झट से प्रमोशन हो गया और आज मैं जनरल मैनेजर हूँ. जिस लड़के के साथ मेरा अफेयर था मैं उसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन उसके घर वाले राजी नहीं थे. लड़का भी उन्हीं की सुनता था, मगर बाबा अकबर खान बंगाली ने चमत्कार कर दिया और सब लोग इस रिश्ते के लिए राजी हो. मुटकरनी और वशीकरण स्पेशलिस्ट बाबा अकबर खान बंगाली. कोई भी समस्या हो तो एक बार जरूर मिले. हर समस्या को जड़ से मिटाने वाले बाबा अकबर खान बंगाली 15 साल से एक ही स्थान पर. क्यों न हो, एक बार अवश्य मिले. बाबा अकबर खान बंगाली.
वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है। रोशन गेट ता आज़ाद चौक के दरमियान 100 फीट कुशादा सीमेंट रोड की तामीर का काम खटाई में पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से यहां के साकिनीन और राहगीरों को तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। 2 कॉरपोरेटर्स के इख्तिलाफ की वजह से इस रास्ते का काम ठप हो चुका है। औरंगाबाद स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर के मुतादिद रास्ते सीमेंट कंक्रीट के बनाए जा रहे हैं। इसमें गुंजान आबादी वाले रोशन गेट ता आज़ाद चौक का रास्ता भी शामिल है। ये काम 3 साल पहले शुरू हुआ था, लेकिन 2 कॉरपोरेटर्स के इख्तिलाफ से इस अहम रास्ते की तामीर का काम खटाई में पड़ चुका है। रास्ते का काम अधूरा किया गया, जबकि बाकी रास्ता खुदा हुआ है और आजकल गड्ढों और गंदगी व कचरे का ठिकाना बन चुका है। इसी तरह कई जगह पर भंगार गाड़ियां भी वहां खड़ी की गई है, जिसकी वजह से इस मसरूफ रास्ते से गुजरने के लिए यहां के साकिनीन और दुकानदारों को तकलीफों का सामना करना पड़ता है। यहां के साकिनीन रोड की तामीर फौरी शुरू करने का मुतालबा कर रहे हैं। सेंट्रल नाका पर खड़ी कॉरपोरेशन की गाड़ियों से बैटरी चोरी करने वाले चोर को जिंसी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को शक है कि चोरी की दीगर वारदातों में भी इसका हाथ होगा। कॉरपोरेशन के मैकेनिकल सेक्शन में काम करने वाले मैकेनिक शेख अहमद शेख रज़ाक ने सनीचर की शाम 5:30 बजे शेख अमीर शेख इब्राहिम साकिन बाईजीपुरा को एक गाड़ी से बैटरी खोलकर फरार होते हुए पकड़ा। इसे जिंसी पुलिस के हवाले कर दिया गया। इससे पहले भी यहां 2 गाड़ियों से बैटरी चोरी की वारदात पेश आई थी। अदालत ने शेख अमीर को मंगल तक पुलिस कस्टडी में ही रखने का हुक्म दिया। पुलिस के मुताबिक शेख आमिर पेशावर चोर है। इसकी गिरफ्तारी से चोरी की दीगर वारदातों का भी पता चलेगा। खुल्दाबाद म्यूनिसिपल काउंसिल की जानिब से पुराने काम को नया दिखाकर फंड हड़प करने की साजिश की जा रही है। शहरी हलकों से ये मुतालबा उठ रहा है कि इस घपले में मुलव्वस आवामी ओहदेदारों और बल्दिया अफसरान के खिलाफ केस दर्ज किया जाए। एनसीपी के हाउस लीडर अरबाज बेग के खिलाफ खुल्दाबाद म्यूनिसिपल काउंसिल के ही हाउस लीडर ने जिला कलेक्टर के पास शिकायत पेश की, जिसमें इल्जाम लगाया गया कि खुल्दाबाद में पानी का मसला संगीन हो रहा है। इस पाइपलाइन के लिए गुज़िश्ता 4 साल से मंत्रालय में फाइल धूल खा रही है, लेकिन मकामी अवामी ओहदेदारों के पास इस काम के लिए वक्त नहीं है। अवाम के मसाइल हल करने के बजाय अवामी नुमाइंदे मुख्तलिफ बोगस कामों के जरिए तरक्याती फंड हड़प करने की कोशिश कर रहे हैं। इस शिकायत में मुतालबा किया गया कि मुतालिका अवामी ओहदेदारों और बल्दिया के अफसरान के खिलाफ केस दर्ज किया जाए। मैंने 13/7/2021 को मुख्य अधिकारी को कंप्लेन की थी। कंप्लेन करने की वजह ये थी कि 2 करोड़ रुपए के जो टेंडर हुए उसमें मुझे भ्रष्टाचार नजर आया, इसके लिए मैंने कंप्लेन किया। 2 करोड़ के टेंडर जो हुए हैं उसको गवर्नमेंट जीआर के तहत नहीं हुए। 33-33-34 ये गवर्नमेंट का जीआर है। 33-33-34 का मतलब ये है, नंबर 1 सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता, नंबर 2 मजदूर सहकारी संस्था, नंबर 3 नियमित ठेकेदार। ये गवर्नमेंट जीआर के तहत टेंडर होना चाहिए था, जो कि नहीं हुए। नंबर 2 करोड़ के टेंडर में एक काम ऐसा है जो पिछली में मरतबा 40,27,308 रुपए की लागत से बना है, जो अभी बिल्कुल अच्छी कंडीशन में है, और वापस से वही काम आप रीटेंडर करते हैं 8,65,000 रुपए का, और काम का नाम बताते हैं श्रीकांत कुलकर्णी के घर के सामने से WBM करना। जबकि WBM का मतलब होता है कि बड़ी साइज के पत्थर डालना, रोड पे बिछाना, खड़ीकरण करना, रोलर घुमा के उसको मजबूत करना, उसको बोलते हैं WBM। अब जबकि रोड बिल्कुल अच्छी कंडीशन में है, एकदम दुरुस्त कंडीशन में है, तो आप WBM कैसा वहां करेंगे? सवाल ये पैदा होता है कि आप रोड को खोदकर WBM करना चाह रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप शासन के पैसों को चूना लगाने का काम कर रहे हैं, पेपर वर्क करके सिर्फ पैसे खाने का काम आप कर रहे हैं। यहाँ पर मरहटवाड़ा साहित्य परिषद में मुनक्किदा एक पुरवखार तकरीब में तिरंगा स्पोर्ट्स एकेडमी के तरबियत याफ्ता कराटे खिलाड़ियों में बेल्ट और इनामत की तकसीम अमल में आई। अंजना स्कूल ऑफ एक्सीलेंस आसे गांव की जानिब से कराटे खिलाड़ियों के बेल्ट के लिए मुकाबले कराए गए थे, जिसमें राजरतन, नौशीन, राजश्री, हिमांशु, सुरेश, प्रथमेश और सिद्दीकी जुनैरा राहीन ने ब्लैक बेल्ट हासिल किया। इन खिलाड़ियों की तरबियत तिरंगा स्पोर्ट्स एकेडमी ने की है। महाराष्ट्र साहित्य परिषद में मुनाकिदा एक प्रोग्राम में इन कराटे खिलाड़ियों ने कराटे के मुख्तलिफ खतरनाक दावपेच पेश करके हाजिरीन को दमबखूद कर दिया। प्रोग्राम का एहतमाम सुनील वाडेकर, यश रोकड़े, हिमांशु मस्के, सुयश मोरे, जयेश मस्के, प्रथमेश पुसे और अनुदीप मस्के वगैरह ने किया था।
स्पोर्ट्स एकेडमी की स्टूडेंट। मुझे आज ब्लैक बेल्ट मिला है और मुझे आज बहुत खुशी हो रही है। खबरें ख़त्म करने से पहले आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। शिवसेना बीजेपी की सियासी दुश्मनी मारपीट तक जा पहुंची। शिवसेना के राजेंद्र जंजाल पर बीजेपी के गजानन केंद्रे की पिटाई करने का इल्जाम। शिवसेना ने की तरदीद। रियासती वजीर की नाअहली से तबाह हो रहा है तालीमी निज़ाम। वर्षा गायकवाड़ को ओहदे से हटाने के लिए इंग्लिश स्कूलों ने शुरू की तहरीक। कचरा सफाई में लापरवाही पर फूटा MIM का गुस्सा। घन कचरा प्रोजेक्ट के दफ्तर को लगाया कुफल। और डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन अनिल साबड़े ने कहा, फीस के लिए सख्ती करने वाले स्कूलों पर होगी सख्त कार्रवाई। इसी के साथ ADN उर्दू खबरनामा अब यहीं ख़त्म होता है। कल फिर होगी मुलाकात कुछ और खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।